हमारे पास टॉपिक हो जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जब अर्थव्यवस्था में सरकार सबसे गरीब तबके को अपने पास से कम मूल्य पर अनाज की उपलब्धता कराता है, तो उसे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाते हैं या कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे कम मूल्य पर, यानी कम से कम मूल्य पर खाद्यान्न का अधिकार, या जो हमारे पास एक प्रकार से जीवन जीने का अधिकार है, तो हम जीवन का अधिकार, उस अधिकार को हम लोग प्रदान करते हैं। तो जीवन का अधिकार हम लोग प्रदान करते हैं। तो ये आपका होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है कि आपने देखा होगा कि कल आपका एक वसूली कीमतें थी, प्रोक्योरमेंट प्राइस था, उस प्राइस पर सरकार अनाज को खरीदती है। और कभी कभी प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अनाज को खरीदती है, और जब प्रोक्योरमेंट प्राइस आपके पास एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जब अनाज को परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, तो उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में रखा जाता है, एफसीआई में रखा जाता है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जब कोई अनाज को हम लोग रखते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको फिर हम पीडीएस सिस्टम के लिए रेडी करते हैं। अर्थात हमारे पास जो टारगेट है, टारगेट क्या है इकोनॉमी में, हमारे पास टारगेट ग्रुप क्या है, जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का सबसे अल्प डेवलप है, जो अंडर डेवलप्ड आपका एरिया है, एरिया का कह सकते हैं पर्सन है, जो उसको आपके जीवन जीने का अधिकार है, जिसको खाद्यान्न का अधिकार है, उसको हम लोग इस सिस्टम के अंतर्गत अनाज की उपलब्धता कराते हैं, ताकि वो अपने बेसिक नीड्स या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। और ये वास्तव में एक हमारे पास अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से सरकार कम से कम मूल्य पर अनाज की उपलब्धता कराती है, ताकि वो अपने जीवन जीने के अधिकार को क्या करे, पा सके, और इकोनॉमी में वो एक सम्मानित प्रकार से जीवन व्यतीत कर सके। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपके पास हो जाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अर्थ सस्ती कीमतों पर, ठीक है, सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना, यानी मिनिमम प्राइस पर आपका फूड ग्रेन्स है, और आपके पास नॉन फूड ग्रेन्स भी इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट पहले किए जाते थे। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का वितरण इसके माध्यम से किया जाता है। जैसे पहले इसके अंतर्गत कपड़े का भी वितरण किया जाता था, कोयले का भी वितरण किया जाता था, जो आपके लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता, लाइफ के लिए अति आवश्यक होता। उन वस्तुओं को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपको उपलब्ध कराती है, ताकि आपका जो बेसिक नीड्स है, जो आप नहीं संपन्न कर पा रहे हो, उस बेसिक नीड को आप फुलफिल कर सको। तो इस प्रकार से एक प्रकार जो खाद्यान्न का अधिकार है, उसको आप अचीव कर सको। और सरकार का जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट करना है, हमें उस कल्याणवादी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट करता है, ताकि सभी का वेलफेयर बढ़े, उसको इंप्रूव करना है, उसको हम लोग टारगेट को अचीव करते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों का इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता है। यानी पूरी कंट्री में जो आपके पास ये अति आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक लोगों तक देश में पहुंचाया जाता है। यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश में वर्क करता है। और किसके द्वारा? राशन की दुकानों के द्वारा। अर्थात राशन की दुकानें किसकी होती है? राशन की दुकानें गवर्नमेंट की होती है। तो ये जो गवर्नमेंट की राशन की दुकानें होती है, उसके माध्यम से सस्ते दाम पर पूरे देश पर आवश्यक व्यक्ति को, जो वास्तव में नीडफुल है इसका,
लिए सस्ते में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि प्रमुख खाद्यान्नों को इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आपकी गरीबी पर सरकार डायरेक्ट अटैक करना चाहती है और गरीबी को समाप्त करना चाहती है। तो इस प्रकार गरीबी पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ भुखमरी की कंडीशन है तो इस पर डायरेक्ट प्रहार करने के लिए सरकार इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाती है, ताकि अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति भूखमरी और गरीबी का शिकार ना हो और अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य जो होता है कि बेसिक नीड्स को हमको जो पाने का लक्ष्य है वो सभी को इसका अधिकार प्राप्त हो सके। इस योजना का संचालन उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो खाद्य एवं वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और आपसे एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस योजना का मुख्य मकसद जो है सस्ती दरों पर देश के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध कराना होता है, सबसे मिनिमम प्राइस पर। और आपने कोविड-19 के दौरान देखा होगा कि मोदी जी ने कहा कि आपको फ्री में आपका गेहूं और चावल अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि अगर कोविड-19 के दौरान आपके पास जॉब नहीं है और आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हो तो शायद आपके लिए 2 रुपये भी शायद मुश्किल होगा। ये 2 रुपए कलेक्ट करना और 3 रुपए चावल के लिए पेमेंट करना एक मुश्किल घटना आता। मोदी सरकार ने क्या किया, आपको फ्री में जितने फूड ग्रेन्स थे राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराए, ताकि आपको जो बेसिक नीड्स हो वो बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। तो इस प्रकार आपका जो खाद्यान्न का अधिकार है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपको फुलफिल किया जाता है। अब हमारे पास प्रश्न होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, जो आपका मेन उद्देश्य है वो क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मेन उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में सस्ते दाम पर रियायत कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचाना, यानी समाज के सबसे पिछड़े तबके तक पहुंचाना, ताकि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके और उन्हें अर्थव्यवस्था में गरीबी के भंवर से या भुखमरी के भंवर से हम लोग निकाल सकें। ये एक टारगेट होता है पीडीएस सिस्टम का। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक प्रकार से आपकी गरीबी तथा भुखमरी पर डायरेक्ट प्रहार करती है, ताकि भारत को गरीबी से मुक्ति मिल सके और आपके जो अधिकार है खाद्यान्न संबंधी अधिकार है वो आपको प्रदान किए जा सके। इस प्रकार भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है गरीबी से आपको निजात दिलाना, आपका जो अधिकार है जिसका खाद्यान्न का अधिकार, उस अधिकार को आपको प्रदान करना। तो आप याद रखिएगा इसका आपका 2 टारगेट्स हैं। पहला, टू रिमूव द पॉवर्टी इन द इकोनॉमी, देश से गरीबी को समाप्त करना, और दूसरा होता है टू अचीव द फूड ग्रेन्स राइट्स, जो आपके पास अनाज प्राप्त करने का अधिकार है, जो आपके पास खाद्यान्न का अधिकार है, उसको इसके अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आपके पास गरीबी जैसा कोई भी चीज ना रहे। तो इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थव्यवस्था में गरीबी पर और खाद्यान्न के अधिकार को क्या होता है सर्वसम्मत करता है और लोगों को बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, ताकि अर्थव्यवस्था प्रॉपरली डेवलप हो सके और हमारा जो समाजवादी राष्ट्र है, कल्याणवादी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, देश में लोगों को कल्याण को मैक्सिमम करना है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। यही हमारे पास है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल जो उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सस्ते और रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना। ठीक है, मिनिमम प्राइस पर, ठीक है, या नो प्राइस पर आपके पास जो बेसिक नीड्स हैं उन बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सको, उसलिए अनाज को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके।
आपने देखा होगा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, और मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा पिसता है गरीब वर्ग, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर पहले से कम हो जाती है, उतने उनकी खरीदने की क्षमता पहले से कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन के दौरान वो और अधिक गरीब हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन के प्रभाव को समाप्त करता है कौन? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी हम नकार सकते हैं। इस प्रणाली के चलाने के लिए सरकार खरीद मूल्य पर, आपका याद रखिएगा, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अनाज को खरीदती है। ठीक है, मंडी के माध्यम से किसानों द्वारा अनाज को खरीदती है तथा उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में रखती है। आपके पास केंद्रीय वेयर हाउसिंग होती है, बफर स्टॉक होते हैं, वहां पर रखा जाता है और इसके माध्यम से क्या होता है, हम अपना जो मिशन है पीडीएस के अंतर्गत उसको अचीव करते हैं। तो इस प्रकार से एक इतना हम लोग अनाज खरीद लेते हैं ताकि देश में कोई भी अगर परचेजिंग पावर के अभाव में यदि अनाज को ना खरीद सके तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएस की दुकानों के माध्यम से उसके बेसिक नीड्स पर को हम फुलफिल कर सकते हैं और गरीबी पर हम लोग क्या करें, अटैक कर सकें। ये हमारा टारगेट होता है। तो इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक व्यापक उद्देश्य को लेकर के चलती है। एक पॉइंट आप नोट रखिएगा, व्यापक उद्देश्य क्या है? गरीबी पर अटैक करना, भुखमरी को समाप्त करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी कल्याण की स्थापना करना, समाजवादी कल्याण की स्थापना करने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के प्रभाव को समाप्त करना और आपके खाद्यान्न के अधिकार को फुलफिल करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो ये व्यापक उद्देश्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे देश में कार्य करती है और इसके साथ ही साथ हमारे पास जो बेसिक नीड्स है उनको हम लोग अचीव्ड करते हैं। इस प्रकार अनाज, इसके अंतर्गत जो हमारे पास अनाज है मुख्यतः वर्तमान में गेहूं एंड चावल आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो आपके पास व्हीट एंड राइस है, आपने देखा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत जब कल मैंने आपको डेटा डिस्कस किया था तो सबसे ज्यादा अच्छी रिपोर्ट थी कि गेहूं ज्यादा जल्दी बिक जाता है और चावल ज्यादा जल्दी बिक जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि पीडीएस के अंतर्गत सरकार को गरीबी से लड़ने के लिए ये दोनों अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में या तो कम मूल्य पर किया जाता है और या तो शून्य मूल्य पर किया जाता है। जो कोविड-19 में आपने देखा होगा जीरो प्राइस पर अनाज की उपलब्धता कराई जाती है। वो कौन सा अनाज है? वो आपका अनाज है गेहूं और चावल, ताकि गरीबी पर अटैक प्रॉपरली कर सके। इससे ग्राहकों में वितरित करने के लिए उचित राशन की दुकानें, जिनको कहते हैं गवर्नमेंट की राशन की दुकानें या बफर स्टॉक के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता, यानी आवश्यक उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता। उपभोक्ता तो याद रखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो वास्तव में खाद्यान्न के अधिकार से वंचित रहते हैं वैसे उपभोक्ताओं को हम लोग इसके अंतर्गत सेलेक्ट करते हैं और उनको अनाज की उपलब्धता कराते हैं। तो इस प्रकार पीडीएस के माध्यम से गरीबी पर हम लोग अटैक करते हैं। और खाद्यान्न के अलावा भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य तेल, आपके पास जो कंज्यूमेबल ऑयल है उसको भी प्रोवाइड किया गया, चीनी प्रोवाइड की गई, कोयला प्रोवाइड किया गया, मिट्टी का तेल प्रोवाइड किया गया और इवन कपड़े भी आपको राशन की दुकानों के माध्यम से प्रोवाइड किए गए ताकि आप किसी भी एंगल से गरीबी का शिकार न हो सके। बेसिक नीड्स जो होती है दैट इज फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि आप बिना इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हुए गरीबी रिमूवल में उनका साथ दो, इसलिए सरकार ने क्या पीडीएस के माध्यम से गरीबी पर डायरेक्ट प्रहार किया और सभी आवश्यक चीजें, चाहे वो खाद्यान्न हो चाहे अखाद्यान्न वस्तुएं, यानी जो खाद्यान्न वस्तुएं नहीं है उनको भी गरीबों के मध्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से बंटवाया ताकि गरीबी अर्थव्यवस्था में न रह जाए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु इस समय है आपकी चावल, आपका गेहूं, आपका चीनी, आपका मिट्टी का तेल। और एक रिकमेंडेशन हुआ कि भारत में
चीनी जो है इट इज सिंबल ऑफ रिच पर्सन, ये रिच पर्सन का सिंबल है। अधिकतर गरीब चीनी का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए क्या हुआ कि इसको पीडीएस के सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान में हटा दिया गया है। पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अब इसका वितरण नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण ये होता है कि अर्थव्यवस्था में चीनी को अधिकतर हम अपर क्लास का प्रोडक्ट मानते हैं, कि मीठा चीज का प्रयोग वो करते हैं, और साथ साथ मिट्टी का तेल का प्रयोग भी इस समय वर्तमान में हटाया गया है, क्योंकि मिट्टी का तेल को भी अधिकतर माना गया कि वर्तमान में जो इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा हुआ है और मिट्टी के तेल की आवश्यकता गरीबों के बीच बांटने की नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार आज देश में क्या हुआ, गेहूं और चावल, दाल तथा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आज भी बांटे जाते हैं, ताकि आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी आबादी को कवर करती है। पूरी आबादी को कवर करने का तात्पर्य होता कि ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टेट में हो, बल्कि अगर आप उसके क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हो तो पूरी आबादी को पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत कवर किया जा रहा है, जिसका अर्थ यह है कि इसका प्रत्यक्ष लाभ कामकाजी लोगों को प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है, ये जो कामकाजी लोग हैं इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और राशन कार्ड उन सभी लोगों को जारी किए जा रहे हैं जिनके पास विश्वसनीय आवासीय पता है। बस यही एक इसका फॉल्ट हो जाता है कि केवल राशन कार्ड उनका हम लोग बना रहे हैं, राशन कार्ड जिनका राशन कार्ड उनका बनाया जा रहा है जिनके पास एक प्रॉपर एड्रेस है। लेकिन अगर एक दिल्ली में रिक्शा वाला है जो बिहार से आकर के दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में रहते हुए वो रिक्शा पुलिंग का काम करता है, तो क्या उसको, वो गरीब है तो उसकी गरीबी पर पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत किस प्रकार से अटैक होगा, इसका जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट इकोनॉमी में गरीबी से लड़ना है तो आखिर रिक्शा पुलर जो बिहार से आकर के दिल्ली में रिक्शा का काम करता है उसके पास कोई विश्वसनीय आवासीय पता नहीं है, तो क्या उसको गरीबी से निजात पाने का अधिकार नहीं है? ये प्रश्न उठ जाता है कि आखिर इस प्रकार के प्रश्न को पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब सॉल्व करेगी। अब हम बात करते हैं पीडीएस का सालाना व्यय लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। यानी जब हम लोग सस्ता अनाज देते हैं तो इससे सरकार के ऊपर बर्डन लगभग 30,000 करोड़ रुपए का आता है, जिसमें से लगभग 160 लाख परिवार बेनिफिटेड होते हैं, लाभान्वित होते हैं। ये दुनिया में अपनी तरह का वितरण वाला सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा प्रणाली है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा लोग बेनिफिटेड होते हैं। आज जो अगर हम निगम की बात करते हैं तो निगम की अगर हम बात करें, हाँ, तो भारत में जो मुख्य खाद्य एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वसूली कीमतों पर, जिसे इस समय हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उस मूल्य पर अनाज को खरीदती है। और ये अनाज को कब खरीदती है? जब फसल आती है। तो फसल आते ही ये अनाज को खरीदती है, तो इसके परिणाम स्वरूप इसे सस्ते में अनाज प्राप्त हो जाता है, कम मूल्य पर अनाज प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ एक तरफ किसानों को अच्छा मूल्य भी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करती है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। निगम का प्राथमिक कार्य अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री, खरीद, बिक्री, भंडारण, आंदोलन, सप्लाई और वितरण करना। ये नहीं होता कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल खरीदारी करता और बिक्री करता, नहीं, भंडारण भी करता। इन द इमरजेंसी, देश में अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसके लिए भी ये अनाज बचा करके रखता है। तो इस प्रकार भारत में जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो खरीदारी करता है, बिक्री करता है, भंडारण करता है, आंदोलन, जब कोई स्ट्राइक्स होती है तो उस स्ट्राइक्स में भी आपके जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करता है कौन? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सप्लाई करना, जहां पर क्राइसिस हो गई है, कोई कारण से अनाज का उत्पादन नहीं हो पाया, वहां पर क्या करता है? सप्लाई करता है और वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक मेजर वर्क हो जाते हैं जो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। तो इस
प्रकार अर्थव्यवस्था में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसका मुख्य मकसद जो है ये सुनिश्चित कराना है कि एक तरफ किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिले। तो याद रखिएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसान से उस मूल्य पर अनाज को खरीदता है जिसको प्रोक्यूरमेंट प्राइस कहते हैं। ये एक ऐसा प्राइस होता है जो बेस्ट प्राइस हो किसान के लिए। बेस्ट क्या, एक मतलब एक अच्छा प्राइस हो, बेस्ट तो नहीं कह सकते, एक ठीक मॉडरेट प्राइस हो जो किसानों को लॉस से बचाए और एक नॉर्मल प्रॉफिट दे, तो किसानों के लिए अच्छा हो। साथ ही साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका इशू प्राइस पर अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करता है अर्थव्यवस्था में, राशन की दुकानों के माध्यम से, पीडीएस की दुकानों के माध्यम से वितरित करता है, यानी इशू प्राइस पर वितरित करता है। उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो जाए, उपभोक्ताओं के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। इस प्रकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में एक ऐसा है जो किसानों के लाभ को भी देखता, उसके अनाज को अधिक से अधिक मूल्य प्रदान करने की बात करता, वही उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अनाज प्रदान करने की बात करता। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास दो प्राइस अधिकतर आप देखोगे काम करते हैं, एक प्रोक्यूरमेंट प्राइस काम करता है, एक इशू प्राइस काम करता है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू इन द यस्टरडे क्लास। हम लोग आपके यस्टरडे क्लास में डिस्कस कर दिए। आप आज इसकी वाइबिलिटी देखिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों वर्ग का, किसान का तथा उपभोक्ता का, दोनों का लाभ देख रहा होता है ताकि अर्थव्यवस्था में समाजवादी कल्याण की स्थापना हो सके। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायत कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना होता है, मतलब मिनिमम प्राइस पर, ठीक है, या नो प्राइस पर, ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति बने। अब याद रखिए, एक ऑब्जेक्टिव और आपका यहाँ की छुपा है। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की या गरीबों की। गरीबों के पास इतना अधिक पैसा नहीं होता कि सारे न्यूट्रिशनल चीजों को वो ले सके। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य पीडीएस के माध्यम से उनका पोषण भी मेंटेन करना रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार ना होने पाए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किए जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आपको बता चुके, चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल। और इस प्रणाली के खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रमुख एजेंसी भारत की भारतीय खाद्य निगम है, और यह निगम कार्य अनाज व अन्य पदार्थों की खरीद, बिक्री, भंडारण करना है, जो अभी हमने देखा। अब हम कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, खाद्य तेल, चीनी आदि को उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता में वितरण करने वाली प्रणाली को ही हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह सकते हैं। जो आपका कंक्लूसिव रिमार्क हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो आवश्यक वस्तुओं को, दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर द इकोनॉमी एंड दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर द पुअर पर्सन, जो व्यक्ति जिसके पास इनकम नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जो आवश्यक वस्तु है, उस आवश्यक वस्तु को अगर हम लोग उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से कम मूल्य पर या शून्य मूल्य पर अनाज का वितरण करते हैं, तो इसे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संज्ञा देते हैं। और ये अर्थव्यवस्था में गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा टूल है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को, विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना है। इससे कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को कीमतों में उतार चढ़ाव पर सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस प्रणाली का उद्देश्य देश के विशाल जनसंख्या को न्यूनतम पोषण के स्तर को मेंटेन रखना भी होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1997 में टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की गई। अब आपको मैं बताऊं दूं एक बैकग्राउंड कि भारत में जो आपका टीपीडीएस चालू किया गया, उसका मुख्य मकसद ये था कि भारत में एपीएल कार्ड लगभग सभी लोगों ने बना लिया था, मतलब सब लोगों ने अपने आप को दिखाया कि हम गरीब हैं, सभी लोगों ने दिखाया गरीब हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस
इसका जो पीडीएस सिस्टम था, इसका लाभ जो सबसे ज्यादा लिया वो वास्तव में मध्यम वर्गों ने इसका लाभ ज्यादा लिया, और जो हमारा टारगेट था कि गरीबी को मिटाना था, वो वास्तव में गरीबी मिट नहीं पाई। परिणाम स्वरूप सरकार को अपनी इस पॉलिसी को रीइवैल्यूएट करना पड़ा कि आखिर क्या किया जाए। तो सरकार ने 1997 में एक सिस्टम बताया कि क्यों ना गरीबी की गहनता को निकाला जाए। गरीबी की गहनता को निकालने के लिए सरकार ने एक सर्वे किया, गहनता को निकालने के लिए, कि जिनके पास बेसिक नीड्स की चीजें नहीं है, बेसिक नीड्स की चीजें नहीं है, उनको ज्यादा गरीब माना जाए। और इसके अंतर्गत 32 वस्तुओं का एक बंच बनाया गया, एक वस्तुओं का एक ग्रुप बनाया गया। तो एक हाँ, इन 32 वस्तुओं का जब ग्रुप बनाया गया, तो इस ग्रुप के माध्यम से सरकार का उद्देश्य यह था कि इस ग्रुप के माध्यम से हाँ 32 वस्तुओं का एक ग्रुप बनाया गया, और इन 32 वस्तुओं के माध्यम से उसकी पॉवर्टी का लेवल या डिग्री मापनी थी। यानी पॉवर्टी की जो डिग्री मापनी थी कि पॉवर्टी कितनी गहन है, इसके आधार पर क्यों ना क्लासिफिकेशन कर दिया जाए अर्थव्यवस्था में, कि अर्थव्यवस्था में गरीब कितने प्रकार के हैं। तो जब सरकार ने इन 32 वेरिएबल के आधार पर, जैसे 32 वेरिएबल के अंतर्गत आपका मकान कच्चा है कि पक्का, आपके पास दोपहिया वाहन का प्रयोग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टेलीविजन है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, इस प्रकार 32 मेजरमेंट से उन्होंने चेक किया, और जिनके पास ये 32 मेजरमेंट नहीं पाए गए, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन पर सरकार ने डाल दिया। यानी इन पर पॉवर्टी की डिग्री ज्यादा है, पॉवर्टी की डिग्री ज्यादा है, अर्थात पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो जिनके पास इसमें से कुछ वेरिएबल्स या कुछ कारक पाए गए, उनको सरकार ने क्लासिफाई कर दिया एपीएल में, ठीक है, एवं पॉवर्टी लाइन। एवं पॉवर्टी लाइन का तात्पर्य होता कि इनके पास, ठीक है, बेसिक नीड्स की चीजें हैं, बट वो चीजें नहीं कि अर्थव्यवस्था में इनके पास परचेजिंग पावर भी नहीं, अर्थात एपीएल की जो कंडीशन थी वो मच बेटर थी, बट बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पास, इनके पास पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी ज्यादा था, और इनके पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी की प्रॉब्लम आई। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की प्रॉब्लम इनको ज्यादा दिखाई पड़ी। एब्सोल्यूट का मतलब होता इनको बेसिक नीड्स भी इनके पास फुलफिल होने वाली चीजें नहीं थी, अर्थात इनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो अनाज को खरीद सके, तो सरकार ने इनको बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में डाल दिया। और दूसरा कैटेगरी जो था, जो इनके पास बेसिक नीड्स की वस्तुएं थी, उनको सरकार ने आपका एपीएल एवरेज पॉवर्टी लाइन के ऊपर डाला, और इनसे कहा गया कि इनके पास, इन पर ज्यादा फोकस करने की अपेक्षा हमको बिलो पॉवर्टी लाइन पर फोकस करना चाहिए, और इनकी गरीबी समाप्त करने का टारगेट बनाना चाहिए। अगर पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत, अगर पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत मान लीजिए हमारे पास कम अनाज या अन्य चीजें हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके माध्यम से पहला हमारा टारगेट होगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्तियों पर ज्यादा हम लोग फोकस करें, और उसके बाद हम लोग एबव पॉवर्टी लाइन पर फोकस करें। क्लियर है? तो सरकार ने जब देखा कि अर्थव्यवस्था में आपका पीडीएस सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन पीडीएफ सिस्टम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो सरकार को 1997 में टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू करना पड़ा, क्योंकि सरकार मजबूर हो गई थी कि सरकार देख रही थी कि जो पीडीएफ के लक्ष्य थे, उन लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए सरकार ने मजबूरी में हम कहें कि उसको अपनी इस पॉलिसी को रीइवैल्यूएट करना पड़ा, और रीइवैल्यूएट करने का तात्पर्य होता कि उनको अर्थव्यवस्था में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस को टीपीडीएस टारगेटेड ग्रुप बनाया गया। और टारगेटेड ग्रुप का मतलब होता कि हमने बीपीएल को टारगेट किया, जिनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं थी, उनको हमने क्लासिफाई करके उनको अलग कार्ड दे दिया। तो आपने कार्ड का कलर भी देखा होगा, ठीक है, कार्ड का कलर अलग दे दिया, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एपीएल को येलो कार्ड प्रदान किया गया, और बीपीएल को आपने रेड कार्ड प्रदान कर दिया।
तो यानी रेड कार्ड का मतलब होता है कि आपने टारगेट किया कि रेड सिंबल, ये जो आपका इकोनॉमी में यूज हमने किया बीपीएल कार्ड में, मतलब कि ये अर्थव्यवस्था में सबसे खतरनाक स्तर पर है और इनकी गरीबी पर हमको सबसे पहले अटैक करना होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार टीपीडीएस जब अपने टारगेट पे पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अपने उद्देश्य को नहीं पा रही थी, तो सरकार को 1997 में टीपीडीएस लाना अनिवार्य हो गया। और टीपीडीएस का मतलब होता कि जो अपने आप को गरीब कर रहे थे उसमें से भी हमको फिल्टर करना पड़ा और उन लोगों को फिल्टर करके निकाला गया जो वास्तव में, जिसमें गरीबी की गहनता ज्यादा थी। और गरीबी की गहनता का तात्पर्य है कि उनके पास बेसिक नीड्स की 32 चीजों में कोई भी चीज प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो ये 32 वेरिएबल्स यानी 32 कारक हैं, इनको सरकार ने कैलकुलेट किया और इसके आधार पर बीपीएल को फिल्टर करके अलग रखा और रिपोर्ट लगाई कि इसमें गरीबी की गहनता ज्यादा है। अतः गरीबी की गहनता ज्यादा होने के कारण क्यों ना हम बीपीएल को सबसे पहले बेनिफिटेड करें, और इसको नाम रखा गया टीपीडीएस 1997 में जारी किया गया। तो शायद अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर टीपीडीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में टीपीडीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। तो अर्थव्यवस्था में अब आपको समझ में आ गया कि टीपीडीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में गरीबी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हो गया था और इतना लेवल का गरीबी हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट कर रही है। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस ऑन, एक मिनट, इसमें मूल्य निर्धारण के लिए जनसंख्या को दो भागों में बांटने की नीति अपना गई। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जिनको हम लोगों ने बीपीएल की संज्ञा दिया। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जिनको हम लोगों ने बीपीएल की संज्ञा दिया और गरीबी रेखा से ऊपर जिनको हमने एपीएल की संज्ञा दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को विशेष कार्ड जारी करने तथा घटाए गए मूल्यों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने की नीति अपनाई गई। अर्थात बीपीएल कैटेगरी में जो व्यक्ति था उसको और कम प्राइस पर अनाज उपलब्ध कराया जाए, ये और सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाए, ये टारगेट इसके अंतर्गत रखा गया। तो इसके अंतर्गत हमने बीपीएल के अंतर्गत और कम मूल्य पर अनाज इनको उपलब्ध कराया, जबकि एपीएल को थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में हमने अनाज दिया क्योंकि इनके पास परचेजिंग पावर अवेलेबल थी। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के लिए सरकार, ठीक है, एक सरकारी न्यायालय के अवकाश, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अवकाश प्राप्त न्यायाधीश डीपी बाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में सौंपी। और ये आपके पास डीपी बाधवा की अध्यक्षता में, इसको कहते हैं बाधवा कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, बाधवा कमेटी रिकमेंडेशन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में पीडीएस को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अप्रैल 2010 में इसकी रिपोर्ट आई, यानी बाधवा कमेटी की रिपोर्ट आई, जो हम देखते हैं। कमेटी ने पीडीएस प्रणाली को एक अत्यंत चौंका देने वाली तस्वीर सामने, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट रखी वो रिपोर्ट क्या थी, यद्यपि सभी लोगों ने जिसने पीडीएस का थोड़ा सा भी नजदीक से देखा, ये निष्कर्ष पाया कि कमेटी ने पीडीएस को सबसे अधिक भ्रष्ट प्रणाली पाया और सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रणाली की संस्था के रूप में यह पाया कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो करप्शन था इसी पीडीएस में पाया। बाधवा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी कि इकोनॉमी में जिस टारगेट से अनाज का वितरण किया जा रहा था वो कहीं कहीं पर अनाज का वितरण हो ही नहीं रहा था और केवल पेपर में दिखाया जा रहा था कि हम लोग वितरण का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार जिस उद्देश्य को लेकर के ये पीडीएस चालू किया गया था वो उद्देश्य दूर दूर तक प्राप्त होता नहीं पाया गया। बाधवा कमेटी ने पहला कहा कि सबसे ज्यादा हमको इकोनॉमी में क्या मिला, हमको सबसे ज्यादा इकोनॉमी में करप्शन मिला, सबसे भ्रष्ट प्रणाली इनको दिखाई पड़ी। और भ्रष्ट प्रणाली का तात्पर्य होता कि इनको करप्शन इसमें ज्यादा दिखाई पड़ा, भ्रष्ट प्रणाली मिली, अर्थात सबसे ज्यादा जो करप्शन था वो पीडीएस था। कमेटी ने पाया कि पीडीएस खाद्यान्नों के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का मतलब समझ रहे हो कि आपके पास अनाज आता था गरीबों में बांटने के लिए और आपने क्या किया, मार्केट में उसको फिर से बांट दिया। मतलब एक
कितना दुर्भाग्य था भारत के साथ, भारत में, कि प्रोक्योरमेंट प्राइस पर एफसीआई अनाज को मंडी से खरीदती थी और उसी प्रोक्योरमेंट प्राइस के बाद इशू प्राइस पर आईपी प्राइस पर वो गरीबों में बांटने का लिए देती थी और ये इशू प्राइस से लोग पाते थे और फिर से प्रोक्योरमेंट प्राइस पर मंडी में बेचते थे। कितना करप्शन था और सारा का सारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसका झेलना पड़ता था प्रॉब्लम। तो इस प्रकार जो करप्शन था इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ा और पीडीएस खाद्यान्नों गरीबों तक नहीं पहुंच रहा था जो बहुत अधिक इनकी आवश्यकता में होते थे। ठीक है, यानी जिनको बहुत ज्यादा नीड थी पीडीएस के अंतर्गत उनको हम लोगों ने पीडीएस के माध्यम से, जो पीडीएस की दुकानें थी वास्तव में उन्होंने अनाज ही उपलब्ध नहीं कराया। ठीक है, और गुणवत्ता इतनी खराब, पीडीएस के खाद्यान्नों की जो गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो जो गुणवत्ता थी वो इतनी खराब थी कि उसके द्वारा प्राप्त अनाज को खाने के लायक हम ही कह ही नहीं सकते थे। तो खाद्यान्नों की जो आपके पास पात्र थे कभी कभी इतने खराब किस्म के होते थे कि वो खाने के योग्य नहीं होते थे। ठीक है, और ये हो सकता था चेंज कर देते थे और कुछ लोग एफसीआई पे ब्लेम करते थे कि एफसीआई ने ही हमको इतना घटिया अनाज दिया है और इसको हम क्या करें। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में खामियां, काफी ज्यादा कमियां पाई गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों के लिए सीमित लाभ मिले। ठीक है, कई अध्ययनों से यह पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को पीडीएस से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, यानी जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार ने काम किया वास्तव में वो उद्देश्य उसका फुलफिल नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें खुले बाजार पर अधिक निर्भर पड़ना पड़ा और अधिकतर ये गरीब लोग जिनको आवश्यकता थी अनाज की उनको भी मार्केट से, ओपन एक मार्केट से एक्सेस करना पड़ा, जहां अधिकांश वस्तुएं कीमतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तुलना में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, चीनी, तेल, नमक, दाल, इनका मूल्य बहुत ज्यादा था मार्केट में, लेकिन फिर भी जब पीडीएस की दुकानें प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी तो इन व्यक्तियों को खरीदना पड़ रहा था। पीडीएस के माध्यम से सबसे गरीब 20% परिवारों तक अनाज पहुंच पाता था, जो बहुत ही कम मात्रा में इनको अनाज उपलब्ध कराया जाता था। जैसे गवर्नमेंट इनसे कहती थी कि 5 केजी अनाज दीजिए, तो ये राशन की दुकानें मात्र इनको 2 केजी ही अनाज उपलब्ध कराते थे। तो इस प्रकार से पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने वाला अनाज अत्यंत कम मात्रा में होता था, जो वास्तव में केवल 20% परिवारों को ही उपलब्ध हो पाया और जो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वास्तव में इनकी पॉवर्टी पर अटैक कर सके। परिणाम स्वरूप ये एक प्रकार से पीडीएफ में सबसे बड़ी कमी थी, पीडीएफ में सबसे बड़ी कमी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार राज्य में खर्च होने वाले 1 रुपए में से केवल 22 पैसे ही गरीबों तक पहुंच रहे थे। केवल गोवा, आपकी इकोनॉमी में गोवा, दमन और दीव में 1 रुपए में से 28 पैसे गरीबों तक पहुंचे, ऐसी रिपोर्ट आई। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि केवल गोवा, दमन और दीव में क्या होता, करप्शन था, लेकिन वहां पर करप्शन क्या था, मान के चलिए कि आपका पास 63% करप्शन था, बाकी जगह पर आपके पास 68% के आसपास करप्शन देखा गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा एक सोचनीय विषय बन जाता कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था में जो हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ पीडीएस सिस्टम को लागू किए, आज वही सबसे बड़े करप्शन का भेंट चढ़ गया। पीडीएस लाभ में क्षेत्रीय विषमताएं ज्यादा थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ के वितरण में हम लोग देखते हैं इस लाभ के वितरण के अंतर्गत कि क्षेत्रीय विषमताएं ज्यादा हमको प्राप्त हुई। ठीक है, उदाहरण के लिए 1995 में 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के पास देश के कुल खाद्यान्न का लगभग आधा हिस्सा यानी 48% अनाज का वितरण केवल इन 4 राज्यों में किया गया। ठीक है, और भारत में कितने राज्य हैं आप देख ही सकते हो। तो 4 राज्य आपके जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आप 50% आपने पीडीएस के अंतर्गत अनाज का वितरण कर दिया, और जबकि बाकी आपके पास कितना बचता है, आपके पास बचता 52%, और 52% में पूरे देश को हम लोग वितरित किया जाते। तो एक
प्रकार से आप देख सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज कितनी ज्यादा थी और 1993-94 में पूरे देश की तुलना में इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे आबादी 18.4% थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉवर्टी कम थी और अनाज का वितरण ज्यादा हुआ, और जिन राज्यों में गरीबी ज्यादा थी उनमें अनाज का वितरण कम हुआ। तो एक प्रकार से पीडीएस में ये क्षेत्रीय विषमताएं ज्यादा थी, इसलिए पीडीएस अपने उद्देश्य से भटक गया। इसकी तुलना में 4 उत्तर भारतीय राज्यों की जब हम बात करते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इसको बीमारू राज्य की संज्ञा देते हैं। जब हम बीमारू राज्य की बात करते हैं तो 1993-94 में 47.6% से की ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। 47% पॉपुलेशन बिलोंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, बट यहाँ पर 52% अनाज ही बटा, जो अर्थव्यवस्था में 10.4% अनाज प्रदान किया गया। जो अर्थव्यवस्था में केवल 5 राज्य थे, इनको मात्र 10% अनाज मिला, और जहां पर टोटल गरीब 47.6% थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पीडीएस का लाभ कुछ राज्यों ने ही उठाया, और अन्य राज्य जिनको आवश्यकता थी इसकी, वास्तव में उनको इसका पीडीएस का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। जो एक प्रकार से हम दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से पीडीएस चालू किया गया, वो पीडीएस अपने उद्देश्य में अचीव करने में सफल नहीं हो सका। सिर्फ शहरी लोगों तक पहुंच, पीडीएस को में केवल शहरी लोगों को ही इसमें शामिल किया गया, इसके अंतर्गत लाया। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि पीडीएस योजना लंबे समय से अभी भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी पहुंच अभी भी बहुत अपर्याप्त है, नहीं है के बराबर है। खाद्य सब्सिडी का बोझ, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यधिक सब्सिडी व छूट दी जाती है। ठीक है, आप खुद देखिए कि आपका 16 रुपए का गेहूं आपको 2 रुपए केजी गेहूं दिया जाता, कितना अधिक सब्सिडी दी जाती है। इससे सरकार पर एक राजकोषीय बोझ बढ़ता जा रहा है। सन 1980-81 में 662 करोड़ रुपए का जो फिस्कल डेफिसिट था, और 1991 में 92 में ये बढ़ करके कितना हो गया, 91-92 में ये बढ़ करके 2850 करोड़ रुपए हो गया। वहीं 2010-11 की यदि हम बात करते हैं तो 2010-11 में इसका बोझ बढ़ करके 62.930 करोड़ हो गया, और जब 2011-12 की बात करते हैं तो ये हमारे पास 72,000 करोड़ के आसपास हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाद्य सब्सिडी का बोझ लगातार अर्थव्यवस्था पे बढ़ता गया, और जिस उद्देश्य से हमने खाद्य सब्सिडी लोगों को प्रदान किया कि गरीबी समाप्त हो जाए, पोषण का स्तर बढ़े, हमको उनका अधिकार प्रदान कर दे खाद्यान्न का, वास्तव में वो अधिकार उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाया। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द पीडीएस सिस्टम, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जिम्मेदार था। संचालन में असक्षमता, इसको जिसको ने चालू किया, जिसको ऑपरेट करना था, जो उसकी मॉनिटरिंग करना था, जिसको ऑब्जर्वेशन करना था, कहीं ना कहीं उसमें असक्षमता दिखाई पड़ी। भारत सरकार के औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो बीआईसीपी और कुछ शोधकर्ताओं ने यह पाया कि भारत खाद्यान्न निगम जो आपके पास है, संचालन में कई अक्षमताएं थी, जिसके कारण ये जो पीडीएस सिस्टम था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। खाद्यान्न के संचालन की आर्थिक लागत और अन्य लागतें, जिसे आकस्मिक खरीद या वितरण लागत और भाड़े की लागत शामिल किया गया, खरीद मूल्य में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ रही थी। तो इस प्रकार इकोनॉमी में हमने देखा कि जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अनाज था, वो अनाज खरीदा तो गया, लेकिन वास्तव में जिस पर्पज से खरीदा गया उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। पीडीएस के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई। अब आप ही बताइए, जब पीडीएस के अंतर्गत अनाज खरीद लिया जाएगा तो अनाज की सप्लाई कम हो जाएगी। जब इकोनॉमी में अनाज की सप्लाई कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसका भुगतान कौन कर रहा? आपका मिडिल क्लास को झेलना पड़ा, और मिडिल क्लास को एक बढ़ी हुई कीमतों में अनाज प्राप्त हुआ, क्योंकि पीडीएस जिस उद्देश्य से अनाज खरीद रहा था, एक तरफ से पीडीएस गरीबी मिटाने के उद्देश्य से भटक गया, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास जो व्यक्ति था, वो मिडिल क्लास व्यक्ति को भी ऊंचे मूल्य पर अनाज प्राप्त होने लगा, जो एक प्रकार से बैड इफेक्ट था, रिवर्स इफेक्ट था, और इकोनॉमी में गरीब वर्ग और मिडिल क्लास या अमीर वर्ग दोनों वर्ग सफर कर रहे थे। केवल और केवल क्या होता है,
प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट न होने के कारण दोनों वर्ग क्या होता था, लॉस में जा रहा था। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन ही वास्तविक रूप से चौतरफा मूल्य वृद्धि का कारण था। बात सही है। अर्थव्यवस्था में अपर क्लास एंड मिडिल क्लास को हाई प्राइस पे अगर अनाज मिल रहा था तो पीडीएस के कारण, और लोअर क्लास को मिल भी रहा था तो कुछ लोगों को मिल रहा था, बाकी लोगों को तो ओपन मार्केट से ही अनाज खरीदना पड़ रहा था। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो हाई प्राइस जो हमको दिखाई पड़ा, उसका कारण एकमात्र था पीडीएस सिस्टम। तो कहीं क्या होता, बुरा नहीं होगा। यही कारण कि हर साल सरकार द्वारा खाद्यान्न की बड़ी खरीद वास्तव में खुले बाजार में शुद्ध मात्रा में उपलब्धता को कम कर देता है। जब इकोनॉमी में पीडीएस के अंतर्गत एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाजों को खरीद लेती है तो इकोनॉमी में सप्लाई उसकी कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप और उस अनाज का मूल्य बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी लोग इससे सफर करेंगे और इसको क्या होते, इससे प्रॉब्लम में आएंगे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पीडीएस सिस्टम क्या होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करती है। पीडीएस में धांधली बहुत देखी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक और आलोचना प्रणाली में लीकेज से संबंधित है, जो परिवहन और भंडारण खुले बाजार के डायवर्जन के रूप में होती है। लीकेज का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार था, और ये लोग रास्ते पर ही उस अनाज को ऊंचे दामों पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते थे, तो गरीब व्यक्ति का अधिकार कहीं और चला जाता था। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई मुद्दों पर और आलोचना की गई। कुछ सर्वेक्षण के आधार पर यह बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को अब भी खुले बाजार पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। वहां पर आज भी राशन की दुकानें प्रॉपरली ओपन नहीं होती है, और ओपन भी होती है तो इतना अधिक अनाज नहीं प्रदान किया जाता कि उनका लिए जो सरकार ने कोटा रखा उस कोटे के अंतर्गत प्राप्त हो। अर्थात इन क्षेत्रों में पीडीएस का संपूर्ण लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इस प्रणाली में वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण राजकोषीय पर भारी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सीधे लाभ हस्तांतरण द्वारा इनका लाभ मिल पा रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी भी उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितना लाभ इन्हें मिलना चाहिए। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत की यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं की कीमतों में उछाल का प्रमुख कारण है, क्योंकि सरकार द्वारा खाद्यान्न की बड़े मात्रा में खुले बाजार में इसकी खरीद की जाती है। तो इस प्रकार आज के हमने इस लेक्चर में देखा कि पीडीएस सिस्टम क्या है, और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंतर्गत हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में पीडीएस सिस्टम क्यों असफल रहा। तो इन कई पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के साथ रिजल्ट ये निकला कि अगर पीडीएस सिस्टम प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करती तो शायद ये अपने टारगेट को अचीव कर लेती, लेकिन वास्तव में ये दोधारी तलवार की तरह था, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के दोनों वर्गों को काफी अधिक लॉस बियर करना पड़ा, जो इसके लिए एक डिमेरिट रहा। तो अब आपका हमारे